आज हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त शासकों ने लगभग 320 से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया और मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात पुनः भारत में राजनीतिक व सांस्कृतिक एकता स्थापित की। गुप्त वंश की स्थापना की बात करते हैं तो संस्थापक थे श्रीगुप्त। ये एक छोटे राज्य का शासक थे जो श्रीगुप्त था। इसने गुप्त वंश की स्थापना की। वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। उसके बाद है कि गुप्तों की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र, अयोध्या और उज्जैन। नेक्स्ट है कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, गुप्त शासक जो थे उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इसका जो शासन था हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। राजनीतिक ढांचे की बात करते हैं तो गुप्तों ने मौर्यों के बाद पहली बार पूरे उत्तर भारत को एक राजनीतिक छत के नीचे लाया, परंतु इनका साम्राज्य मौर्यों जितना अत्यधिक केंद्रीकृत नहीं था, बल्कि वह सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था। नेक्स्ट है कि प्रमुख शासक उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसका जो टाइम पीरियड था वो 320 से लेकर 335 तक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था, जो कि पहला गुप्त शासक था। और जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने अपने विवाह संबंध के द्वारा अपने क्षेत्र का विस्तार किया था और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे गुप्तों को मगध तथा बिहार का समृद्ध क्षेत्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि ये जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने अपने विवाह और राजनीतिक के माध्यम से अपने समाज का विस्तार करता है। नेक्स्ट शासक आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। और समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको हरिश्चंद्र ने लिखा है। अगर हम दिग्विजय की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था और उसने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के 12 शासकों को उसने हराया और ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। इनको हराने में इस सबकी नीति अपनाई। नेक्स्ट है कि ये आठवीं विजय करता है। फिर विदेशी नीतियों की बात करते हैं समुद्रगुप्त का, तो सीमावर्ती एवं विदेशी शासकों जैसे कि श्रीलंका, फारस से मित्रता व उपहार स्वीकार किया। समुद्रगुप्त न केवल एक कुशल महान योद्धा था, बल्कि संगीतकार प्रेमी था। तो पूछता है कि कौन सा प्राचीन समय में एक शासक था जो कि वीरा प्रेमी था, ये बार बार आता है, तो समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। स्वर्णिम काल, इनका काल गुप्त समाज का सबसे समृद्ध व सांस्कृतिक दृष्टि से चरम काल माना जाता है। शकों को पराजित कर इसने मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र पर अधिकार किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिससे गुप्तों को समुद्र तट और समुद्री व्यापार मिला। उसके बाद है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, छप्पड़क, संकुल, बेताल भट्ट, घटकपर और वर्चुर थे। ये तो पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके दरबार में 9 रथ रहते थे, तो याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री का आगमन मतलब फायान जा था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। और उसके बाद है कि चंद्रगुप्त द्वितीय भारतीय इतिहास के आदर्श राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसी की स्मृति में विक्रम संवत की शुरुआत की गई। इसी काल में प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण महाभारत जो है अंतिम रूप से लिखा गया। कुमारगुप्त की बात करते हैं तो गुप्त शासकों में सबसे लंबा समय जो था कुमारगुप्त रहता है। इसने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो था कुमारगुप्त प्रथम करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया है? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। उसके बाद आता है नेक्स्ट शासक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था, इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मध्य एशिया के बर्बर जो हुरो थे, हुरो का आक्रमण जो था पहली बार स्कंदगुप्त के समय हुआ था। उसके बाद है कि स्कंदगुप्त जो था, उसने गिरनार या सुदर्शन झीलों का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं गुप्त काल। गुप्त काल जैसे कि पता है कि उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। राजा को ईश्वर का दैवीय सिद्धांत माना जाता है गुप्त काल में। फिर भी शासन को लोक कलाकारी व सहिष्णुता था। भू राजस्व की दर जो थे 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक निर्धारित की गई थी,
जो कि नाप जोख की जाती थी। प्रांतीय और स्थानीय सामंतों को महाराज व महासामंत की उपाधि दी गई थी। अर्थव्यवस्था और व्यापार की बात करते हैं तो रोम, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत अवस्था में था। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। कृषि में लोहे के उपकरण व सिंचाई तकनीकों के व्यापक प्रयोग से पैदावार बढ़ी। उसके बाद है कि समृद्धि का चक्र, समाज में शांति व सुरक्षा, व्यापार में वृद्धि हुआ जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। कला, साहित्य, विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ गुप्तों के टाइम पीरियड में। इसके बाद धर्म और धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं तो जो गुप्त राजा थे वे वैष्णव धर्म को अनुयायी थे। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। बौद्ध जैन धर्म को भी ये पूर्ण संरक्षण उन्होंने दिया था। नालंदा वल्लभी बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था गुप्तों के टाइम पीरियड में। इसके बाद है कि यह काल जो था, गुप्त काल जो था, हिंदू पुनर्जागरण का काल माना जाता है। इसी समय पुराणों की रचना किया गया, अवतारवाद की संकल्पना तथा मंदिर निर्माण व मूर्ति पूजा की शास्त्रीय शैली विकसित हुई। उसके बाद हम साहित्य की बात करते हैं। कला साहित्य कैसा था गुप्त काल में, तो कालिदास जो थे, कालिदास, विशाखदत्त, ये जो थे गुप्त काल से संबंधित थे। और कालिदास की ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव। और विशाखदत्त की किताब का नाम है मुद्राक्षर देवी चंद्रगुप्तम, और शूद्रक का है मृच्छकटिकम। तो ये किताब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है विज्ञान और गणित से संबंधित थे आर्यभट्ट और वराहमिहिर। आर्यभट्ट का किताब है सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी जो है गोल है, वो अपनी धुरी पर घूमती है। शून्य व पाई का इन्होंने मान दिया था आर्यभट्ट ने। वराहमिहिर की बात करते हैं तो बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका इनकी किताब थी। धन्वंतरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद शास्त्र था। स्थापत्य और चित्रकला की बात करते हैं तो अजंता की गुफाएं, दशावतार का मंदिर जो कि देवगढ़ में है, सुल्तानगंज की कांस्य की मूर्ति, ये स्थापत्य कला था गुप्त टाइम पीरियड का। उसके बाद हम धातु की बात करते हैं तो दिल्ली का जो मेहरौली लौह स्तंभ था, जो आज भी उसमें जंग नहीं लगाया, तो गुप्त काल से ही संबंधित था। नेक्स्ट है कि क्या कारण था कि गुप्त साम्राज्य की पतन हो गया, तो हुरों ने बर्बर आक्रमण किया जिसके कारण सामंतवाद का उदय हुआ। आर्थिक संकट जैसे कि रोम साम्राज्य के पतन से विदेशी व्यापार घटा हुआ। सोने के सिक्के में मिलावट बढ़ी और सिक्कों का चलन कम हो गया। कमज़ोर जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर हुए। स्कंदगुप्त के बाद जितने भी ये उत्तराधिकारी हुए बहुत ही कमज़ोर हुए और साम्राज्य को अच्छे से नहीं संभाल पाए। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के 10 इम्पॉर्टेंट हम फैक्ट देखेंगे और ये लास्ट है। तो स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल को। इनका टाइम पीरियड गुप्त काल जो था 320 से 550 तक था। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हर्षेय हैं। नालंदा के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त प्रथम है। संस्कृत विद्वान कालिदास। वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम, इनका टाइम पीरियड 320। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चीनी यात्री कौन था? फायान था जो कि आया था। महान खगोल शास्त्री जो थे आर्यभट्ट थे, उन्होंने शून्य का प्रतिपादन किया। अंतिम प्रसिद्ध गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त थे। तो ये रहा हमारा आज का गुप्ता डायनेस्टी का इम्पॉर्टेंट नोट्स था। अब देख लेते हैं कि गुप्त काल का ऐतिहासिक महत्व और निष्कर्ष क्या है। तो राजनीतिक महत्व क्या है कि मौर्यों के पतन के उपरांत पुनः भारत में अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता की स्थापना की गई। सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा का सर्वोत्कृष्ट विकास किया गया। क्लासिकल साहित्य और मंदिर वास्तुकला का जन्म हुआ। वैज्ञानिक महत्व, गणित, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान और चिकित्सा में विश्व स्तरीय खोज की गई। तो ये हमारा रहा गुप्ता डायनेस्टी का पूरे टॉपिक जो कि हमने डिटेल से पढ़ा। इसके जो बुक्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से देखिएगा। और ये बार बार बुक्स के नाम पूछे जाते हैं कि मृच्छकटिकम किसका है, मुद्राक्षर देवी चंद्रगुप्तम, सबसे ज़्यादा सूर्य सिद्धांत ये ज़्यादा आता है आर्यभट्ट जी का, और ये पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर का। तो ये बुक्स का ज़रूर याद कर लीजिएगा।